कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही व्यक्ति जो डरा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 13 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो आपके राजेश बिंदल हैं इनको अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। देखिए, जो आपके राजेश बिंदल जी हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं इनको जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था और फिर उसके बाद फिर जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। बाद में ये 29 अप्रैल 2021 को कलकत्ता हाई कोर्ट में ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है अपॉइंट हो गए और इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अभी जल्द ही इनको जो है फिर वहां से ट्रांसफर किया गया और अब राजेश बिंदल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है तो इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या था, अब तक जस्टिस का मतलब चीफ जस्टिस का पद खाली था और वहाँ पर मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए थे उस समय जिनका नाम था जस्टिस M N भंडारी। तो जो आपके राजेश बिंदल हैं आप जस्टिस M N भंडारी का स्थान लेंगे और बन जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस। आपको बता दूं जो आपके मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल हैं तो इनका जन्म 16 अप्रैल 1961 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। शुरुआत में ये वकालत कर रहे थे और अपनी वकालत के दौरान हरियाणा राज्य की ओर से सतलज यमुना विवाद में बनी ईडी ट्रिब्यूनल में ये हरियाणा सरकार के पक्षकार थे और इसके साथ ही ये प्रोविडेंट फंड, आयकर विभाग और अन्य महत्वपूर्ण विभागों की तरफ से जो आपका हाई कोर्ट है तो उसमें सरकार का पक्ष रख रहे थे हरियाणा में। तो इसको याद रखिएगा, ये सारी डिटेल्स इसके बारे में है, राजेश बिंदल के बारे में है। और अगला प्रश्न है कि विश्व गठिया दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व गठिया दिवस को हम 12 अक्टूबर को मनाते हैं और देखिए इस दिन को मनाने की शुरुआत 1966 में की गई थी गठिया और संधिवाद इंटरनेशनल के द्वारा। और 2021 के विश्व गठिया दिवस की थीम है देरी ना करें आज ही जुड़ें, टाइम टू वर्क। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग दिया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी लौंग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। देखिए, भारत में लौंग का कुल उत्पादन 1100 मीट्रिक टन है। कितना है? 1100 मीट्रिक टन। और इसमें अकेले ही 1000 मीट्रिक टन हर साल तमिलनाडु में पैदा होता है। और तमिलनाडु में भी एक खास प्लेस है जो आपका कन्याकुमारी जिला है तमिलनाडु का, वहां पर अकेले जो है 750 मीट्रिक टन लौंग का उत्पादन होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा लौंग का उत्पादक राज्य कौन सा है तो ये आपका है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में सबसे अधिक जो है लौंग कहाँ पे उत्पादित होती है, ये कन्याकुमारी जिले में होती है तमिलनाडु के। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, एक व्यक्ति है KV सुब्रमण्यम, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। ये अब भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और इन्होंने कहा है कि भैया अब मैं अपने पद से इस्तीफा दे देता हूँ क्योंकि देखिए इनका अब मैं ये मूड कर रहा है कि मैं भी टीचिंग करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं अपने पुराने प्रोफेशन में जाऊंगा। तो मैं मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर अब काम नहीं करूंगा, इसलिए इन्होंने KV सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, KV सुब्रमण्यम जो है इन्होंने 7 दिसंबर 2018 को मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद संभाला था और इन्होंने इस पद पर अरविंद सुब्रमण्यम का स्थान लिया था। और देखिए, जो आर्थिक सलाहकार का पद होता है ये क्या होता है। देखिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार में एक पद है, ये भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष है। जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है तो ये जो है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभागों के आर्थिक प्रभाग का प्रमुख होता है।
तो ये डिटेल्स है मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में। और अभी हाल ही में के वी सुब्रमण्यम ने भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। अब जब नया अपॉइंटमेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए आपको बता दूं, अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि जो आपका डीआरडीओ है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इनको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने में इनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान देने के लिए दिया गया है। देखिए जो आर्यभट्ट पुरस्कार है, जो कि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर के शिवन, और इसकी स्थापना यानी कि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न की पुस्तक मंथली रिले 20 कम्युनिस्ट वार्स संगल के लिए किस मलयालम लेखक को अभी हाल ही में 45वां वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड दिया गया। तो देखिए किताब है मंथली रिले 20 कम्युनिस्ट वार संगल, ठीक है। इसके लिए भी हाल ही में एक मलयालम लेखक हैं बेन्यामीन, इनको 45वां वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। देखिए जो आपका ये वायलर अवार्ड है, इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए जो वायलर राम वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट है, ठीक है, इसके द्वारा ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है स्थापित किया गया, वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड। और इस पुरस्कार का जो विजेता होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड का विनर होता है, तो उसको राम वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रसिद्ध मूर्तिकार कानाई कुन्ही रमन द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सातवां की हाल ही में किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित किया। तो देखिए तेलंगाना में जो है चल रहा है तैयारी इलेक्शन में स्मार्टफोन के माध्यम से वोट डालने का। अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए जनता का करोड़ों क्या अरबों रुपए बचेगा हर साल, क्योंकि चुनाव में बहुत फालतू पैसा खर्च होता है। अगर ऐसा हो जाए कि मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से जो है अपने पसंदीदा कैंडिडेट के बारे में जो है देखिए और उसको वोट करिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो अरबों रुपए हर साल बचेंगे चुनाव में जो फालतू खर्च होते हैं। और इसी के लिए एक पहल शुरू की है तेलंगाना में चुनाव आयोग ने, क्या किया है, ट्रायल शुरू किया हाल ही में स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान का। तो तेलंगाना की सरकार ने हाल ही में कहा कि इसने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए भारत का पहला ये स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग एप्लीकेशन विकसित किया है। तो देखते हैं इससे चुनाव हो पाता है या नहीं हो पाता है। वैसे होना चाहिए, ये फालतू में लाइन में लगा के यार वोट डालना बड़ा गंदा लगता है। आठवां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किर्गिस्तान में कितने करोड़ डॉलर के विकास परियोजनाओं की ऋण सहायता समझौते पर सहमति जताई है। तो देखिए ये अमाउंट है 20 करोड़ डॉलर, ठीक है। भारत जो है टोटल 20 करोड़ डॉलर की मदद देगा किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए। और अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किर्गिस्तान के विदेश मंत्री रुस्लान कजाकबायोव के साथ मिलकर विकास परियोजनाओं में मदद करने के लिए इस 20 करोड़ डॉलर के ऋण सुविधा पर सहमति जताई है। देखिए यहाँ पे गलती से रुपए टाइप हो गया है, ये डॉलर है, ठीक है। तो 20 करोड़ डॉलर यहाँ पे जो मैंने अमाउंट दिया उसको याद रखिएगा। तो भारत मदद करेगा किर्गिस्तान में 20 करोड़ डॉलर का विकास परियोजनाओं के लिए। नवा की हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है। तो देखिए जो लोग राजस्थान से हैं वो इसको याद रखेंगे कि राजस्थान में एक विवाह संशोधन बिल 2021 आया था, और इसके अनुसार क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति विवाह करता है तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन विवाह का कराना अनिवार्य था। और इसमें देखिए कोई नियम कानून नहीं था, भले ही वो व्यक्ति अगर मतलब देखिए वैसे तो भारत में विवाह की आयु क्या है, लड़कों की उम्र 21 और लड़कियों की 18। तो अगर देखिए राजस्थान में बाल विवाह बहुत होता है। एक दिन मेरे पास मेरी एक छात्रा का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा था कि सर मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं, बदले वाला विवाह। वहाँ पे ये था कि तुम अपनी बेटी मुझे दो, मैं तुम्हें अपनी बेटी दे देता हूँ। मतलब ये था कि तुम अपने लड़के से मेरी बेटी की शादी करा दो और मेरी बेटी से मैं तुम्हारे बेटी की शादी कर देता हूँ। तो बदले वाला विवाह भी कुछ वहाँ पे सिस्टम है।
और कुछ बाल विवाह भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, कहाँ पे, राजस्थान में। तो मुझे जानकर बहुत हैरानी हुई कि मतलब भारत इतना, मतलब दुनिया इतनी आगे चली गई, राजस्थान में भी ऐसा चल रहा है, बेटियों की अदला बदली, मतलब आप अपनी बेटी से हमारी बेटी की, और मतलब ऐसे एक्सचेंज वाला। तो खैर ये गलत है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक पक्ष के लड़का एक एक पक्ष के लड़के से दूसरे पक्ष की लड़की की शादी हो रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी बेटी को इनका लड़का पसंद ही आए, क्योंकि देखिए अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। खैर हमारा देश इतना भी आगे नहीं बढ़ा है, अभी भी जो है माता पिता की मर्जी से ही विवाह होता है, और मुझे लगता है ये सही भी है। अरेंज मैरिज लव मैरिज से मुझे लगता है बेस्ट होता है, इसीलिए मैंने कभी ज़िंदगी में लव नहीं किया, मैं सीधे अरेंज मैरिज ही करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपने करियर, मैंने सोचा कि पहले फ्यूचर बना लेते हैं यार, अपने पास घर होगा, सारी चीज़ें होंगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो शादी के बाद मेरी पत्नी सुखी रहेगी। प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ो, अभी जो है आप केवल अपने करियर पे फोकस करो। अगर आप कुछ बन जाएंगे, आपके पास खुद का घर होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, तो आप आराम से ज़िंदगी को जी लेंगे, ठीक है। तो पहले अपना फ्यूचर बनाइए, सरकारी नौकरी पाइए, उसके बाद कोई काम कीजिएगा आप। तो अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान के विवाह संशोधन बिल 2021 की। तो इसको सरकार ने वापस ले लिया है। देखिए इस विधेयक के जरिए क्या था, राजस्थान में बाल विवाह को मान्यता और बढ़ावा देने का आरोप सभी सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने लगाया था। देखिए जो आपका राजस्थान का ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 था, ये सभी तरह की शादियों को रजिस्टर करवाना अनिवार्य बनाता है, फिर चाहे लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से कम क्यों ना हो। तो मतलब अगर 21 साल से कम का भी लड़का है, 18 से कम की भी लड़की है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाता था। लेकिन अब जो है मतलब ये बिल अगर नहीं पास होगा तो 21 साल के लड़के और 18 साल की लड़की का मस्ट होना अनिवार्य हो जाएगा, मतलब पहले की तरह रहेगा। अगर लड़का 21 साल से कम उम्र का है, लड़की 18 से कम उम्र की है, तो उनकी शादी वैध नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये बिल अब वापस होने जा रहा है, इसका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। 10वां की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो है पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। और यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो भारत को जो है रणनीतिक तेल भंडार को 90 दिनों तक जो है जरूरत, मतलब बढ़ाने की जरूरत होगी। देखिए इस समय भारत का जो सामरिक तेल भंडार है ये अपनी ज़रूरत के 9.5 दिनों के बराबर है, यानी कि इतना तेल भारत के पास अभी है कि ये 9.5 दिन जो है इससे काम चला सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर भारत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बन जाता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने तेल भंडारों को जो है क्या करना पड़ेगा, कम से कम 90 दिनों तक की जरूरत के लिए जो है बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर भारत किसी भी देश से तेल नहीं मंगाता है फिर भी उसके पास इतना स्टोरेज रहेगा कि 90 दिनों तक जो है ये अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। लेकिन वर्तमान में ये क्या है, 9.5 दिनों के लिए ही पर्याप्त भंडार है भारत में। और देखिए यहाँ पे जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की हमने बात की है, इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, बताइए। दूसरा प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाता है, उत्तर बताइए। और तीसरा कि भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाता है, आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य में बतुकम्म उत्सव मनाया गया, बताइए। पांचवा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाता है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है। तो इस रिपोर्ट को यूनेस्को ने लॉन्च किया है। और नेक्स्ट था कि अक्टूबर 2021 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया। तो ये देश अपना भारत ही है। और तीसरा था कि हाल ही में किसने वैश्विक फिनटेक हैकाथन श्रृंखला आई स्प्रिंट 21 लॉन्च किया है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। और अगला था कि हाल ही में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किस रेलवे स्टेशन से बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM को टूर को जो है हरी झंडी दिखाई। तो देखिए ये रेलवे स्टेशन है सफदरजंग रेलवे स्टेशन, दिल्ली।
और पांचवा था कि हाल ही में किस बैंक ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल प्राप्त किया? तो ये बैंक आपका है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो इसी प्रकार के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।